हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CGS। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सोल्यूशन लेक्चर सीरीज चल रहा है और आज हम उसके लेक्चर नंबर 5 पे हैं एंड द टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। चलो बच्चे उसको स्टार्ट करते हैं अभी, विच इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। तो हाँ जी बच्चे, देखिए हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑफ सोल्यूशन चैप्टर सीरीज विच इज़ सॉल्युबिलिटी। दिस इज़ द बेसिक टॉपिक ऑफ योर सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है बच्चा, तो देखो इसमें क्या रहेगा सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले वर्ड सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चा कि आपके पास कितनी मैक्सिमम अमाउंट एक सॉल्यूट की एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकती है। दिस इज़ योर सॉल्युबिलिटी, नथिंग एल्स। ठीक है ना, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, यू हैव टेकन अ स्पून ऑफ शुगर, okay, and you are dissolving it into a 1 glass of water. So 1 glass of water is your specific amount you are taking. So firstly you add 1 spoon of sugar. तो जब आपने उसको डाला और उसको स्टर किया तो देखा कि वो बीच में घुल गया। तो व्हाट यू डिड, आपने अभी दूसरा एक और स्पून लिया शुगर का, उसी पानी में डाल दिया, वो भी घुल गया। तीसरा स्पून लिया, वो भी घुल गया। लेकिन जब आपने 4th स्पून उस पानी के अंदर डाला, 1 ग्लास ऑफ वाटर, जो स्पेसिफिक अमाउंट आप लेके चल रहे हो, तो क्या हुआ, यू हैव नोटिस्ड के जो शुगर ग्रेन्यूल्स हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। आप कितना ही कोशिश कर रहे हो पर वो घुल नहीं रहे। तो फिर आपने क्या किया बच्चा जी, आपने तीसरे स्पून के बाद ना 4th स्पून का एनालिसिस करने के लिए कि कितना शुगर डिजॉल्व हो सकता है इस स्पून का, तो आपने एक एक करके ग्रेन्यूल पानी में डालना शुरू किया। घुलता गया एंड यू हैव नोटिस्ड कि आधा चम्मच तक जो शुगर थी वो उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो गई। जब आधे चम्मच के बाद आप जो शुगर ग्रेन्यूल है वो उठा के उसमें डालने की कोशिश कर रहे हो तो वो उसमें नहीं घुल रही है। सो दैट इज द सॉल्युबिलिटी। वो आधे चम्मच तक की क्या है बच्चा, उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब 3.5 स्पून उसके अंदर घुल गए। उसके बाद अगर आप और शुगर डालोगे तो वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगी और वही उसकी क्या है बच्चा जी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती है कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ के बच्चा क्या चीज़ है, ठीक है ना। और बच्चा जी इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो जैसे आप चम्मच घोली जा रहे हो, पहला चम्मच डाला वो पानी में घुल गया, अनसैचुरेशन। दूसरा चम्मच डाला वो भी पानी में घुल गया, अनसैचुरेशन। तीसरा डाला वो भी घुल गया, अनसैचुरेशन। लेकिन 4th स्पून नहीं घुला था तो हमने उसको चेक किया एक एक ग्रेन्यूल डाल के, तो आपने देखा था कि वो हाफ स्पून तक घुल रहा था। और जब हाफ स्पून कंप्लीट हो गया उसके बाद आपने और ग्रेन्यूल डाला तो वो नहीं घुला, तो वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसी मैक्सिमम लिमिट जिसके बाद कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो सकती। तो यही है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चा जी, ध्यान रखो, चीनी अगर नहीं घुल रही है तो आप उसको गैस पे रख दोगे, वो घुल जाएगी ना। टेम्परेचर बढ़ गया तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगी। हो सकता है कि 4 या 5 चम्मच भी घुल जाएं तब तो। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वरना आपको तो सॉल्युबिलिटी का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। मतलब शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है उस 1 ग्लास के अंदर, अगर आप उसको स्टोव पे रख के गैस टेम्परेचर बढ़ा के कर रहे हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग है। रूम टेम्परेचर पे हो सकता है कम चम्मच घुले और आप जब गैस के ऊपर रख रहे हो तो बच्चे उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादा चम्मच घुल सकते हैं। और जनरली हम 100 ग्राम के हिसाब से देखते हैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे बच्चा जी क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कैसा सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर है। अब ऐसा ना हो कि आप पानी के अंदर ऑयल को घोल रहे हो, ऑयल तो घुल ही नहीं सकता, वो तो लेयर फॉर्म कर लेगा, हेट्रोजेनस है ना। तो इसका मतलब नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है बच्चा जी वो बहुत मायने रखती है यहाँ पे। सेकंड टेम्परेचर, जैसे अभी मैंने बढ़ाया था, आपको पढ़ाया है बच्चा जी कि अगर आपने शुगर को पानी में डिज़ोल्व किया तो अगर आप उसको गैस पे रख दोगे तो ज़्यादा शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे अफेक्ट करता है और प्रेशर भी अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पे। कैसे करता है हम देखेंगे, ठीक है ना बच्चे। अब देखो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आगे बच्चा जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, ठीक है ना। कि आपके पास जो आपका सोल्यूट है बच्चा वो क्या है, सॉलिड है, और जो आपका सॉल्वेंट है बच्चे वो क्या है आपके पास, लिक्विड है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। ये तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल फंडा, कि पोलर को पोलर में डिजॉल्व कर सकते हो और नॉन पोलर को नॉन पोलर में। पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चा जी, क्या होते हैं पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पोल्स बन सकते हैं। पोल्स का मतलब बच्चा जी जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, मतलब
जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे मेरे पास पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया, जिनके पोल्स नहीं बन सकते, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बन सकता। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। बेंजीन क्या होता है, C6H6 C6H5CH3 C6H6 C6H5CH3। तो क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, इनमें आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेके आ सकते, ये कंपाउंड के पोल्स नहीं बन सकते, तो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व कर सकते हो और पोलर को पोलर में ही डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे NaCl है, NaCl क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर क्या बन जाएगा आपके पास, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। समझे, ठीक है ना बच्चे। तो ये होती है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक को लाइक में ही डिसॉल्व कर सकते हो, पोलर का पोलर में, नॉन पोलर का नॉन पोलर में। अब इसके बाद देखो बच्चे क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, तो यूजुअली हम क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड का केस पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। सॉलिड मतलब लाइक NaCl सॉलिड है, और आपका लिक्विड क्या हो गया, पानी। सॉलिड जैसे आपके पास शुगर है, और आपका लिक्विड क्या हो गया बच्चा जी, पानी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, अगर मैं पूछूं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो आप कहोगे मैम टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, नमक भी इजीली घुल जाएगा, और जो शुगर है वो भी घुल जाएगी इजीली। तो बच्चा ज़रूरी नहीं कि हर केस ऐसा ही हो। देयर आर सो मैनी रिएक्शंस कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। वो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से करेंगे। आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक थर्मोडायनामिक चैप्टर में जो पढ़ा हुआ है उसके एस्पेक्ट से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखो बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, जिसमें से हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। हीट बाहर जा रही है, तो ऐसे केसेस के लिए डेल्टा H है बच्चे, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। एंडोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे हीट यूज, एंडो का मतलब एंटर कर रही है, तो यहाँ पे डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चेंज इन एंथैल्पी। अब देखो कहते हैं अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। अब समझो इसको, कैसे ध्यान से समझोगे बच्चा, ली चैटलियर प्रिंसिपल आप सबने पढ़ा होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी रिएक्शन है वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना हमारी कोशिश रहेगी। आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। जब भी मैं बनाऊंगी उसका लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगी, तो आप लोग विजिट कर सकोगे बच्चे तब, ठीक है। प्रॉबेबली इस लेक्चर के बाद 1 या 2 दिन के अंदर मैं ली चैटलियर के ऊपर बना दूंगी बच्चे वीडियो, सो दैट कि आप लोग ये वाले कॉन्सेप्ट को और अच्छे से कर सको, ठीक है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी इसके बारे में। देखो बच्चा, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब दो चीजें मिक्स हुई तो वहां से हीट क्या हुई बच्चा जी, इवॉल्व हुई। अब यहाँ पे देखो ली चैटलियर क्या बोलता है कि हमें इक्विलिब्रियम को बैलेंस रखना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, मतलब रिएक्शन को बैलेंस रखना है, दोनों तरफ सब कुछ क्या रहे, सेम रहे, ठीक है ना बच्चे। अब अगर मान के चलो कोई ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है तो मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहां पे क्या होती रहेगी, हीट तो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब अगर यहाँ पे हीट बढ़ती रहेगी तो इसका मतलब यहाँ पे तो कोई हीट इंक्रीज नहीं हो रही ना बच्चा, क्योंकि जब इन दो चीजों को मिलाने पे जो आपका कोई भी सोल्यूशन या प्रोडक्ट बना उसके दौरान ही ये हीट निकली है। तो प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है बच्चा, हीट बढ़ती जा रही है, रिएक्टेंट साइड में नहीं है। तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, ताकि हीट दोनों तरफ बराबर रहे, ये रिएक्शन क्या जाएगी बच्चा जी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें। इस तरफ अगर हीट बढ़ती जा रही है, टू बैलेंस आउट दिस हीट, रिएक्शन क्या करेगी, बैक डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी। अब बैक डायरेक्शन में क्या है बच्चा जी, यहाँ पे तो सोल्यूशन बन रहा था प्रोडक्ट में, बैक में तो मेरे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रोडक्ट वाली साइड में हीट और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। सोल्यूट सॉल्वेंट तो मिक्स होकर हीट रिलीज कर ही रहे थे, आपके टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ बच्चा जी, ये इस तरफ और हीट बढ़ती गई प्रोडक्ट साइड में। तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई। बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है मतलब कि सोल्यूट और सॉल्वेंट वापस से बनने शुरू हो रहे हैं। अब सोल्यूशन नहीं रहा, सोल्यूट अलग हो रहा है, सॉल्वेंट अलग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के बढ़ने सॉल्युबिलिटी घटी गई ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट घुल गया और एक यूनिफॉर्म लेयर बना दी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या हुआ, टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट गई। कैसे पता लगा, सोल्यूट अलग हो रहा था, सॉल्वेंट अलग हो रहा था, वहां पे लेयर फॉर्म होनी शुरू हो गई थी। कारण क्या है बच्चा जी, ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से हमने समझा था कि एक्सो के केस में हीट इवॉल्व होती है। इफ यू आर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ सच काइंड ऑफ रिएक्शन देन व्हाट हैपन, प्रोडक्ट साइड की जो हीट है और ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो टू बैलेंस दैट हीट रिएक्शन विल गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाट हैपन्स, सोल्यूट और सॉल्वेंट पड़े हैं, तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो वापस सोल्यूट अलग और सॉल्वेंट को अलग कर देगा, जिसके चलते क्या हुआ, मतलब इनकी जो डेसोल्यूशन है वो कम हो गई, अल्टीमेटली जो उनकी सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, तो यही मैंने लिखा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये सब ली चैटलियर के हिसाब से हो रहा है। एंड ऑन द कंट्रेरी इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एज वी नो, एंडो का मतलब हीट दी जा रही है, डेल्टा एच तभी पॉजिटिव है जब आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया, उसमें अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट दी, तो उससे क्या हुआ, सोल्यूशन फॉर्म होना शुरू हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। देखो अब क्या है बच्चा जी, अगर मैं ली चैटलियर के हिसाब से ही समझूं कि इस साइड में मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड की हीट ज्यादा है, प्रोडक्ट में नहीं है, रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है। टू बैलेंस आउट द रिएक्शन तो क्या होगी, हीट किस तरफ जानी शुरू होगी बच्चा जी, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट में क्या पड़ा है आपका, सोल्यूशन। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्टेंट की हीट बढ़ी, रिएक्टेंट की हीट बढ़ी तो जो आपकी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बैठा था, सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म लेयर का आपके पास कुछ बन रहा है, यूनिफॉर्म लेयर का कुछ बन रहा है तो मतलब क्या है, इसका मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो अच्छे से एक दूसरे में डिसॉल्व्ड है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान रखना, अब नेक्स्ट टाइम से आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी, तो सबसे पहले आप पूछोगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी, तो आप कहोगे कि सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हो, तो उसमें तो बच्चा जी कहो डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है। जरूरी नहीं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। कैसे कैसे क्यों बच्चा जी, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सो का मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में हीट ज्यादा हो रही है, अगर आप उसके ऊपर और टेम्परेचर देते जाओगे तो प्रोडक्ट की हीट बढ़ती जाएगी, उसको बैलेंस आउट करने के लिए रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैक में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। एंडो में कहोगे, एंडो में क्या होता है, एंडो में कह सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप रिएक्टेंट साइड में हीट दे रहे हो, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हीट भी तो रिएक्टेंट साइड की बढ़ी, तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है इफ इट इज अ केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझे बच्चा? सो इस बात को ध्यान रखना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में दो केसेस बनते हैं, इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ जी, अगर आप लोग सोचो, यहाँ पर तो चलो मैंने लिख ही दिया पहले ही, तो आप खुद सोचो क्या प्रेशर डालने से सॉलिड लिक्विड के अंदर अच्छा डिसॉल्व हो जाएगा? बच्चे नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर तो उसी पे अप्लाई होगा ना जो कंप्रेस हो सकता है, जैसे गैसेस में स्पेसेस होती है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। हाउ कैन यू कंप्रेस सॉलिड एंड लिक्विड? तो इसका मतलब नो इफेक्ट। अगर आप किसी सॉलिड पे प्रेशर डालते हो तो वो टूट जाता है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालते हो तो वो लिक्विड फ्लो कर जाता है, सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेक्स प्लेस। ओके, तो ये था बच्चे अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हाँ जी बच्चा, आपको एक चीज बताना भूल गई, इनके एग्जांपल्स भी ले लो कि कौन कौन से केसेस होते हैं जो एक्सो के अंदर आते हैं और कौन कौन से केसेस हैं जो एंडो के अंदर आते हैं। आपको कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एग्जांपल्स बच्चा नोट करो। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बच्चा जी, अगर आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यूजुअली जो कार्बोनेट्स होते हैं ना बच्चा जी, कार्बोनेट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल है बच्चा एक्सोथर्मिक की। ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर किसका जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगा। ठीक है ना, वो चार ऑप्शन कोई भी दे देंगे, ऑल करके डाल देंगे। और एंडो के बच्चे केसेस कौन से हो गए, नाइट्रेट के, प्रोबेबली नाइट्रेट के जो केसेस है वो इसमें एंडोथर्मिक के अंडर आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गई, इनको ध्यान में रखना बच्चा जी। ठीक है, तो आपको अभी कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलो आगे मूव करें बच्चा फिर। हाँ जी चलो करते हैं।
यस बच्चा, आ गया हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अभी हमने सॉलिड इन लिक्विड के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे गैसेस इन लिक्विड। गैसेस जैसे जनरल एग्जांपल आपको पता ही है कि पानी में क्या ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो वो भी गैस इन लिक्विड ही हो गया, तभी तो एक्वेटिक एनिमल वहाँ पे रह सकते हैं ना बच्चा। तो यस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चा ये जो फॉर्मूला है आपको कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर बोर्ड्स यू नो नीड टू डू दिस फॉर्मूला, बट फॉर कॉम्पिटिशन मेक श्योर कि आप इस फॉर्मूला को बच्चे ध्यान में रख लो। बच्चे ये होता क्या है बेसिकली, मैं इसके बारे में पहले बताती हूँ। कहते हैं कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में पता करना है किसकी, गैसेज इन लिक्विड, तो आप उसको एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है बच्चा, कहते हैं कि आप कितना वॉल्यूम ऑफ गैस या कितनी गैस बाय वॉल्यूम 1 ml लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो एट एनी गिवन टेम्परेचर बट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कितनी गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1 ml ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुई एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर हमारे पास फिक्स है 1 एटमॉस्फेयर, जो हमारा नॉर्मल प्रेशर चलता है 1 एटमॉस्फेयर, बट टेम्परेचर उसका आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml दैट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय 1 ml ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू v अपॉन वीपी। बच्चे स्मॉल v क्या है, कितनी गैस डिसॉल्व हुई कितने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में। स्मॉल v किसका है बच्चा जी, गैस का है। कैपिटल V किसका है बच्चा, आपके सॉल्वेंट का है। और P क्या हो गया बच्चे, आपके पास प्रेशर यहाँ पे हो गया। ठीक है, यस। आगे देखो बच्चा, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वही फैक्टर्स तो सेम ही रहेंगे, वैसे ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले गैस और लिक्विड की नेचर। तो अभी आप कहोगे मैम लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फंडा। यस बच्चा, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फंडा तो हर जगह पे एप्लीकेबल है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो गैसेस होती है ना, ऑलमोस्ट जो गैसेस है वो हर तरह के लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होती ही हैं। ठीक है ना, कोई हाँ उनका एक्सटेंट कम ज़्यादा हो सकता है, कोई ज़्यादा एक्सटेंट में सॉल्युबल होती है, कोई कम एक्सटेंट में सॉल्युबल होती है, बट यस हर तरह की गैस हर तरह के लिक्विड में डिसॉल्व हो ही जाती है। और उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है बच्चा जी, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो वो किसी भी चीज़ के अंदर ईजिली फिट हो जाते हैं, जबकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बच्चा उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होती है, तो वो हर जगह पे कंफर्टेबल नहीं होते, उनको अपनी ही नेचर का बंदा चाहिए जहाँ पे वो डिसॉल्व हो सके। गैसेस बीइंग वेरी स्पेशियस इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, तो वो किसी भी तरह के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, एक्सटेंट कम ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है वाटर क्या है आपके पास, पोलर है, H2O पोलर है ना आपके पास, तो उसमें जो पोलर वाली गैसेस है बच्चे वो तो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी, है ना। लेकिन जो नॉन पोलर गैसेस हैं जैसे H2, O2, N2, इनके पोल्स नहीं बनते ना, ये मॉलिक्यूल हैं। यू नो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, वहाँ पे पोल्स हो ही नहीं सकते, वहाँ पे आप नेगेटिव पॉजिटिव कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसी गैसेस का जो एक्सटेंट है इन वाटर वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है बच्चे, लेकिन जो आपकी गैसेस होती हैं दूसरी जैसे पोलर वाली SO2, CO2, उनका एक्सटेंट, ये देखो ये वाली जो गैसेस हैं CO2, HCl, NH3 है ना, ये सारी बच्चे पानी के अंदर हाईली सॉल्युबल है। यहाँ पे ना आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना है अबाउट HCl। बच्चे जो HCl है कुछ जन इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। आपको पता है क्या डिफरेंस क्या है इनमें? बच्चे डिफरेंस ये है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो गैस है। अगर आप गैस बात करते हो तो आप HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलोगे। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हो तो इसका मतलब आप इसको लिक्विड की फॉर्म में लेके चलोगे। जैसे वाटर और स्टीम में डिफरेंस है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, स्टीम क्या होती है, गैशियस होती है। दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, बट इफ़ यू आर सेइंग स्टीम तो इसका मतलब आप गैशियस H2O की बात कर रहे हो, इफ़ यू आर सेइंग वाटर तो आप लिक्विड H2O की बात कर रहे हो। तो बस यही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास फैक्टर टेम्परेचर। बच्चे कहते हैं कि जो गैस इन लिक्विड है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करती है। अब एक्सोथर्मिक को फॉलो करती है तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। हमने पीछे सीखा था ली चैटलियर। और यही कारण है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना बच्चा जी, वो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं ना कि हॉट वाटर में। एक्वेटिक एनिमल्स प्रेफर कोल्ड वाटर ओवर
हॉट वाटर। क्यों बच्चा जी? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो घटेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब जो ऑक्सीजन की अमाउंट है उसके अंदर घटेगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ब्रीथ करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो कोल्ड वाटर में रहें, और तभी वो कोशिश करते हैं कि वो ऊपर वाली लेयर्स में नहीं रहते पानी की, वो डीप डाउन अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पानी ठंडा होता है कंपैरेटिवली। ओके, नेक्स्ट है बच्चे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके बच्चा, तो आपको पता है यू आर टॉकिंग अबाउट गैसेज इन लिक्विड। Since gases are compressible, so we can apply pressure on the gases, and if we apply pressure on the gases, then what will happen? उनकी जो solubility है बच्चा वो इंक्रीज ही होगी। अब वो कैसे इंक्रीज होगी, उसका क्या फंडा है, वो एक्सप्लेन किया था बच्चे हमें हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको हम हेनरीज लॉ के नाम से पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ ध्यान रखना अलग टॉपिक नहीं है, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है किसके ऊपर, ऑन गैसेज इन लिक्विड, उसी को एक्सप्लेन किसने किया है बच्चे, हेनरीज लॉ ने। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए सो आई एम होपिंग कि आपको मेरा आज का लेक्चर बच्चे समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल चैप्टर, थ्योरेटिकल टॉपिक था बिल्कुल। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो हमारा रहेगा हेनरीज लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी आ जाता है। आगे का हर एक टॉपिक बच्चे इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। मेक श्योर कि आप अच्छे से उसको करो। अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चा पूछ सकते हो, अदरवाइज कोशिश करो शेयर करने की, सो दैट के मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।